नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भाई और बहनों, अभी हम लोगों ने जो है 7 मार्च की करंट अफेयर्स को जो एक वीडियो मैंने डाला था, उसी को कंटिन्यू करते हुए और सेम डे की कुछ न्यूज़ रह गई थी, तो उनको मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है बेल आइकन दबा दें, ताकि जो वीडियो अपडेट हो वीडियो की तो आपको मिलती रहे। और वीडियो को पूरा देखें। मेरा निवेदन है आपसे कि वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको न्यूज़ जो है पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी और आपको उसका जो है इवैल्यूएशन समझ में आएगा। आप किसी टीचर का इवैल्यूएशन कर पाएंगे जब आप उसको पूरा देखेंगे। ठीक है, तो मेरा ये आपके से गुजारिश है सभी से कि आप इसको पूरा देखें। निश्चित बात है जो है कि आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर मदद करेगा। पीसीएस एग्जामिनेशन और आरओ के एग्जामिनेशन के अलावा ये जो अन्य एग्ज़ाम हैं उनमें भी जो है ये आपको नॉलेज इन्हांस करेगा और इसमें जो आपको है एक तरह से मदद प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि छूट गई थी, है ना। कुछ न्यूज़ है जो 7 मार्च की थी। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए इन एन एडवाइजरी, इन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है सीसीपीए ने। वो एडवाइजरी क्या है, इन्होंने वार्न किया है, एक तरह से जो चेतावनी दी है वो चेतावनी क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, जितने भी जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, पब्लिशर्स हैं जो किताबें छापते हैं, या इंटरमीडिएटरीज, इनसे बीच वाले जो एक तरह से कोई चीज़ खरीदी जाती है, तो जैसे प्रॉपर्टी केस में होता है तो बीच में जो होता है एक मीडिएटर होता है, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से इंटरमीडिएटर्स बोला गया है यहाँ पे। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, या फिर और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंडोर्सर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स, तो इसमें जो है साथ साथ जो है कि वो सारे न्यूज़ चैनल्स भी शामिल हैं और एक तरह से जो न्यूज़पेपर हैं वो भी शामिल हैं। तो उनको ये क्या चेतावनी दी गई है कि अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट प्रमोटिंग इलीगल एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, को बढ़ावा देने के लिए जो है उनके अगेंस्ट में ये कहा गया है कि ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करें जो कि किससे संबंधित हो, बैटिंग, एक तरह से जुए से संबंधित हो, बाजी लगाने से संबंधित हो, और गैम्बलिंग जिसको मैंने बोला भी जुआ, है ना। तो कहने का मतलब ये है जैसे आप देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट अचानक फेसबुक में आ जाता है या फिर अचानक जो है इंस्टाग्राम पे आ जाता है आपके, और या फिर किसी ऐसे जो है सोर्स पे आ जाता है जिसको आप देख रहे हैं, जिसके द्वारा वीडियोस देख रहे हैं, रमी खेलें या फिर लूडो खेलें, है ना। तो इस तरीके के गेम्स को लेकर के इन पर बाजी लगाना, है ना, इन पर एक जो है एक तरह से पैसे को लगाना। तो इसके लिए जो है ये सीसीपीए जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो इसने जो है ये एडवाइजरी जारी की है कि कृपया करके ये सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सभी के लिए बोला है कि आप ऐसा जो है कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे जो कि इनको प्रमोट करता है। तो सीसीपीए के जो चेयरमैन एंड यूनियन सेक्रेटरी हैं, जो भारत सरकार के सचिव हैं कंज्यूमर अफेयर्स के, रोहित कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि एडवाइजरी दैट द सेंटर हैड नोटिस्ड, सेंटर ने ये नोटिस किया है केंद्र सरकार ने कि बैटिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और एम्प्लॉइंग सेलिब्रिटीज़। तो इस चीज़ को जो है जब ये सेलिब्रिटीज़ जो है उसका प्रमोशन करते हैं, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना। तो अट्रैक्शन क्या है, उससे क्या होता है, वो अपनी मनी को उसमें जुए सट्टे में लगाते हैं। तो ये एक तरह से ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के रूप में इनको देखा जाता है, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ को। तो उनके लिए ये क्या है कि इंडोर्स एंड प्रमोट देयर बैटिंग एक्टिविटीज़। तो ये जो हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, तो इन सभी को कह दिया गया है कि ऐसा कोई भी आपको सेलिब्रिटीज़ को नहीं लाना है और ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म्स में भी ये एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाने हैं। उसके साथ साथ जो है ये इंडोर्समेंट ऑफ बाई सेलिब्रिटी, इंडोर्समेंट मतलब ये है कि एक तरह से बढ़ावा देना, एक तरह से उनका प्रयोग करना, सेलिब्रिटीज़ का, उनकी जो ख्याति है उसका प्रयोग करना बाई सेलिब्रिटीज़। ठीक है, अब चूंकि सेलिब्रिटी कर रहा है किसी चीज़ की जो है उसका प्रमोशन, तो निश्चित बात है कि वो एक तरह से व्यक्ति जो होगा वो आकर्षित होगा।
तो आकर्षित होगा तो वो उस जुए में या फिर सट्टे में इस तरीके से या इन्वॉल्व है, कोई भी अगर ऐसा गेम्स है तो उन गेम्स में वो क्या करेगा, पैसा लगाएगा। ठीक है, तो इसके लिए रोकने के लिए क्या हुआ है कि गिव्स एन इम्प्रेशन दैट इंडल्जिंग इन द एक्टिविटी इज एक्सेप्टेबल। मतलब एक वही चीज़ जो मैंने बताई आपको कि सेलिब्रिटीज़ अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ का जो है एक तरह से इंडोर्समेंट कहने का मतलब है कि उनका एक तरह से अटैचमेंट होना उसमें, और जिससे कि जो है आम जनता को उसको या आम जनता को लुभाना और एक तरह से जो एडवर्टाइजिंग है उसके माध्यम से जो है या फिर जो भी अन्य स्रोत हैं उनके माध्यम से उसको जो है एक तरह से जनता में किसी भी व्यक्ति को जो है वो प्रेरित करना खरीदने के लिए, ठीक है ना, कोई या फिर कोई गेम खेलने के लिए जो कि जुए सट्टे संबंधित है। तो मिस्टर सिंह सेड इन एडवाइजरी सेंट टू सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है ये एक तरह से है तो केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया इंटरमीडिएटरी एथिक्स कोड रूल्स। तो इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि जो रूल्स हैं इनका हवाला देते हुए कोड ऑफ कंडक्ट है इसका हवाला देते कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जो है इंटरमीडिएटरीज जो हैं वो एडवर्टाइजिंग जो स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है या वेरियस एसोसिएशन जो हैं प्रिंट करने वाली मीडिया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन सभी में इनको जो है रोका जाए। ठीक है, और सेलिब्रिटीज़ को भी हिदायत दी गई है कि वो ऐसे चीज़ों को जो है प्रमोट ना करे, ऐसी चीज़ों में जो है एडवर्टाइजमेंट ना करे। ठीक है ना, तो उसके लिए एक तरह से एडवाइजरी जारी की गई है। तो मिस्टर सिंह ने कहा है कि इफ़ द गाइडलाइंस ऑफ मिसलीडिंग मतलब एक तरह से किसी को जो है बेवकूफ़ बनाना या किसी को जो है मैनिपुलेट करना, ठीक है, तो मिसलीड करना है ना। तो अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है मतलब एक तरह से ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो कि पूरी तरह से पारदर्शी और सही नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के समय में ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा इशू किया था, एक जो रूल्स जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया था और बाय द मिनिस्ट्री इन 2022 में आर वायलेटेड। तो अभी वो जो इशू किया गया था एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट उसको वायलेट किया जा रहा है और स्टिग्नेंट मेजर्स जो है उसको लेकर के जो बहुत जो उपाय बताए गए थे या उसके लिए प्रिवेंशन के लिए जो भी मेजर्स लिए गए थे या जो भी निर्णय लिए गए थे, तो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट। तो अब क्या है कि ये होएगा क्या मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट में, एडवर्टाइजर्स, पब्लिशर, इंटरमीडियरीज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड इन्फोर्सर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो इन सभी में जो इन सभी को है ये हिदायत दे दी गई है कि आप ऐसा कोई भी जो जुए सट्टे से संबंधित है या किसी तरह से इसमें पैसा लगाने की बात होती है तो ऐसे किसी भी खेल को आप प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी लेवल पर, चाहे वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो, चाहे वो मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो अथवा वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, एडवर्टाइजर्स भी हैं, सभी को बोल दिया गया है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी जो आ जाता है तो उसको भी रोकने के लिए। तो ही सेड एनी एडवर्टाइजमेंट और इंडोर्समेंट कहने का मतलब है उसको जो है एक तरह से आकर्षित करना। ठीक है ना, तो एडवर्टाइजमेंट और इंडोर्समेंट वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, ऑफ एक्टिविटीज है ना विच आर अदरवाइज प्रोहिबिटेड बाई लॉ, जो कि लॉ के द्वारा निषिद्ध की गई हैं, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू बैटिंग द गैम्बलिंग थ्रू एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन शैल बी सब्जेक्ट टू राइगरस स्क्रूटनी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको एक तरह से स्क्रूटनी में लिया जाएगा और उससे संबंधित जो है उनको जो है एक तरह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब उसमें ये भी कहा गया है कि इंगेजिंग इन द प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड बेटिंग गिविंग इट्स अनलॉफुल स्टेटस इन द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स। अब मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है कि ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं उनमें जैसे लॉटरी भी चल रही है अभी, तो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे लॉटरी भी चलती है तो उसको भी एक तरह से बैन लगाने के लिए कहा है। दूसरी चीज़ है कि स्टेट जो है अलग अलग स्टेट्स में भी है ऐसा देखा गया है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के द्वारा या फिर मीडिया के द्वारा
कि वो लोकल मीडिया जो है उसको प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये एक तरह से रेंडर्स वन इक्वली लायबल इन पार्टिसिपेटिंग इन अ इलीगल एक्टिविटीज़। तो क्या है कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ कही जाएगी, ठीक है ना, एक तरह से। और सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर जो हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि आप जो हैं, आप वो जो सेलिब्रिटी हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, वो जब इसको एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो रिफ्रेन फ्रॉम द इंडोर्सिंग और प्रमोटिंग द इलीगल बेटिंग एंड गैम्बलिंग एक्टिविटीज़। तो उनको जो है ये गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ में या फिर इलीगल बेटिंग में उनको जो अभी तक प्रयोग किया जाता रहा है, तो उसको भी उस रोक लगाने की बात कही गई है। 2022 की गाइडलाइंस के तहत ये भी कहा गया कि प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी कहने का मतलब प्रिवेंशन, रोकथाम और उसके जो है उकसाने को लेकर कि उसको जो है एक तरह से बढ़ावा देना, ठीक है। तो उसका अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आता है ऐसा कि एक तरह से ये जो किसी व्यक्ति को जो है मिसलीड करता है, उसको जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, ठीक है। तो प्रोहिबिट्स, तो यहाँ पे ये निषिद्ध किया गया है एडवर्टाइजमेंट को और ऑफ प्रोडक्ट्स को, ऐसे प्रोडक्ट्स को और ऐसे सर्विसेज को जो कि प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग प्रोड्यूस्ड, जो कि प्रोड्यूस करी गई हैं या सोल्ड या बेचे जाते हैं या फिर प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ, या किसी लॉ के अंतर्गत आ रहे हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द सेंटर मेंटेन दैट दिस प्रोविजन अप्लाइज टू ऑल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डलेस वन ऑफ द मीडियम। तो ये जो सेंटर ने एडवाइजरी जारी करी है, तो कंज्यूमर जो एक तरह से अधिनियम है उसके तहत यही है कि ऐसा कोई भी खेल जुए सट्टे को लेकर के या ऐसा कोई, जैसे आप एक समझ लीजिए कि वीडियो गेम में जैसे अभी मोबाइल्स पर लूडो है, तो लूडो में भी लोग जो है वो एक तरह से बैटिंग होती है ना, तो उसमें पैसा लगाया जाता है कि दो पार्टी खेलती है या तो पैसा लगा, तो इन सब चीज़ को जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ जो है एक तरह से लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो इस पर ये जो है CCPA ने अपनी एडवाइजरी जारी की है भारत सरकार ने, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, जन औषधि दिवस। तो हर साल जो है जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। अब ये जन औषधि दिवस जो है वो क्या है, बेसिकली किस लिए मनाया जाता है। देखिए क्या है कि जो दवा हैं, आम दवाएं हैं, जैसे बुखार की दवा है या फिर कोई और दवा है जो कि बहुत ज़रूरी है और क्रोनिक डिजीज़ के लिए नहीं है, तो जो बेसिक जो भी एक तरह से कह सकते हैं जो बीमारियां हैं और उन बीमारियों को रोकने के लिए जो है दवा है वो महंगी आती है। तो महंगी आती है तो फिर इससे क्या होता है कि वो एक जो व्यक्ति है या वो जो सबसे नीचे जो भारत की जनता है, जो लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको ये दवा जो है मुहैया कराना, और वह कैसे मुहैया कराना, एक तरह से कम दामों में मुहैया कराना। तो उसके लिए जो है ये औषधि दिवस जो है मनाया जाता है और एक तरह से ये अवेयरनेस फैलाता है, एक तरह से ये जागरूकता को लेकर के है, टू रेज द अवेयरनेस, यानी जागरूकता अबाउट द इंडियन जन औषधि प्रोग्राम, भारतीय जन औषधि प्रोग्राम, और उसको प्रमोट करना और उसको जो है एक तरह से बढ़ावा देना, किसका, यूज ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। यहाँ पे मैंने जैसा बताया ना, जेनेरिक मेडिसिन का मतलब जो आम दवाएं हैं, जैसे बुखार की हो गई या फिर किसी को खांसी हो जाती है तो दी जाती है, या फिर जुकाम है ना, तो ऐसे करके कोई भी सिंपल कह सकते हैं कोई भी जनरल डिजीज है तो जो कि पर्यावरण के प्रदूषण के द्वारा, जैसे एलर्जी है तो इसके माध्यम से जो फैलता है, तो उनकी दवाएं जो है एक तरह से सारे जो अस्पताल हैं उनके माध्यम से जो है इसको हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, हर उस तबके तक पहुंचाना है जो बिलो पॉवर्टी लाइन भी है, और एक तरह से जो है उसका स्वास्थ्य जो है उसकी ये मौलिक अधिकार के रूप में आता है। तो स्वास्थ्य की सुरक्षा जैसे जो कि होता है आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट्स में है, गौरवमय जीवन जीने का अधिकार, और जिसको कह सकते हैं डिग्निटी से जीवन जीने का अधिकार, तो उसमें जो है एक तरह से जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं लोगों की, जैसे शुद्ध हवा पानी होती है, कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, बिजली, पानी, स्वच्छ जल पीने के लिए मिले उसकी आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ जो है शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा जो है बच्चों को उनको मिले, है ना, 14 साल तक के बच्चों को एक तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उसके लेकर की भी बात होती है। तो वो इसी तरह से ये जेनेरिक मेडिसिन की बात आई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो जन औषधि योजना जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा रन की जा रही है और इसका एम्स है
कि जेनेरिक मेडिसिन जो है बनाई जाए, स्पेशली दोज दैट ट्रीट सीरियस इलनेस। कुछ सीरियस इलनेस जो है उनके लिए भी क्या हो कि जेनेरिक मेडिसिन जो है बनाई जाए। अब जैसे कोई टीबी से ग्रसित है या फिर कोई हार्ट पेशेंट है, तो क्या होता है कि कुछ दवाएं होती हैं वो जो महंगी होती है, तो वो महंगी ना होने के बजाय ऐसी जो है एक तरह से ऐसी कंपनी के द्वारा बनाई जाए या सरकार के द्वारा जो मुहैया कराई जाए, जो कि कम पैसों में उपलब्ध हो, और हर एक स्वास्थ्य केंद्र पे जो भी ब्लॉक लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो वहाँ पर भी उपलब्ध हो। ठीक है, मोर कन्वीनियंट टू द पब्लिक, यानी पब्लिक के लिए जो है बहुत कन्वीनियंट हो, इजीली जो है अवेलेबल हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द जन औषधि स्कीम। ये जन औषधि स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी 2008 में, इंश्योर करने के लिए कि ऑल द सिटीजन है एक्सेस टू लो कॉस्ट, कम कॉस्ट में जो है या हाई क्वालिटी जो है जेनरिक वर्जन ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेडिसिन। तो जेनरिक वर्जन जो है कॉमनली जो कि आम जो मेडिसिन है उनको यूज़ करने के लिए उनको कम पैसों में और अच्छी क्वालिटी जो है उनकी दवाएं, मतलब कहने का मतलब है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और जो है किसी तरह के जो है हार्म ना पहुंचाएं। ठीक है, तो ऐसी दवाओं को मुहैया कराना है। और मान लीजिए कोई क्रॉनिक डिसीज़ भी है तो उसकी भी दवा अगर कोई मतलब महंगी आती है तो उसके लिए भी एक ऐसी मेडिसिन तैयार करना है जो कि जेनेरिक मेडिसिन हो, मतलब हर आदमी जो है उसको ले सके। ठीक है, तो अभी तो क्या होता है कि जितने भी जिला लेवल पर अस्पताल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर ब्लॉक लेवल पर होते हैं, ठीक है, या फिर पंचायत स्तर पर होते हैं, अभी तो कई पे तो गाँव में भी खुल गए हैं, तो ये क्या है कि वहाँ पर जो है ये दवाएँ मुफ्त दी जाती हैं। ठीक है, ताकि जो उनका जो एक तरह से है स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसका निवारण किया जाए एक तरह से, है ना। द स्कीम ऑफर्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जन औषधि फार्मेसीज। अब ये इस्टेब्लिशमेंट करने का मतलब है कि ऐसी जो एक तरह से दुकान या फिर कोई ऐसी जन औषधि फार्मेसीज जो हैं ऐसी इस्टेब्लिश करी जाए, ऐसी बनाई जाए, उनका जो है निर्माण किया जाए अक्रॉस इंडिया। तो अक्रॉस इंडिया पूरे भारत में ऑफरिंग ई कॉमर्स भी, ई कॉमर्स के मतलब है जैसे अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, ठीक इसी तरह से जो है अभी हम लोग जानते हैं कि टाटा की 1mg है या फिर कोई और जैसे सिप्ला है या फिर कोई और कंपनी है ना, तो वो जो है वेबसाइट्स के माध्यम से भी, ई कॉमर्स के माध्यम से भी जो है ये जेनेरिक मेडिसिन जो है वो एक्सेस हो सकती है, किसी व्यक्ति को जो है ये प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्चा होता है, वो पर्चा आपको अपलोड करना होता है उसमें, और उसके माध्यम से आपको जो है ऑर्डर देना होता है। देन आफ्टर दे कम जो क्या कंसाइनमेंट जो है वो आपके घर तक जो है वो दवा आती है। ठीक है, अब इसी दवा को जो है क्या करना है, कम दामों में उसको प्रोवाइड करना है। तो एक तरह से यही जन औषधि स्कीम का जो लक्ष्य है। ठीक है ना, मच लोअर प्राइजेस देन देयर ब्रांड नेम काउंटर पार्ट्स, मतलब कोई ब्रांड नेम है जैसे कोई मैनकाइंड की दवा है, सिप्ला की है, सिप्लॉक्स की है, या फिर कह सकते हैं कि कोई ऐसी कंपनी है जो एक बड़ी ब्रांड है, तो उसकी दवा जो है एक तरह से महंगी आएगी। तो ऐसी उसी तरह की, मतलब उसी जो केमिकल्स की या उन्हीं जो एक तरह से इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, या है ना, उनमें जो भी एक तरह से कह सकते हैं जो रॉ मटेरियल्स जो एक तरह केमिकल्स मिले हुए हैं, है ना, तो जो रिक्वायर्ड है एक तरह से उस किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए, तो इसलिए क्या है कि उनको जो है एक जेनेरिक मेडिसिन इस तरह बनाई जाए जिसमें वो सारे केमिकल्स और वो सारी जो है एक तरह से क्वालिटी लेवल पर जो है वो बराबर की हो, लेकिन लो कॉस्ट में उपलब्ध हो, ताकि हर व्यक्ति जो है उसको को एसेस कर सके, हर व्यक्ति तक वो पहुंचाई जा सके, उसका जो है लाभ जो है बीपीएल फैमिलीज जो है या फिर जो गरीब तबका है वो भी ले सके। तो जन औषधि दिवस जो है ये 7 मार्च को मनाया जाता है, और इसका एम्स है यही, इसका जो लक्ष्य है वो यही है कि ऑफिशियली अलाउ पीपल टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ जन औषधि स्कीम। जन औषधि स्कीम की जो अवेल है, मतलब जन औषधि स्कीम के तहत जो भी दवाएं हैं उनको सस्ती मिले, और सिग्निफिकेंट प्रमोट द यूज ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। तो एक तरह से जेनेरिक मेडिसिन का मतलब है कि जो भी मेडिसिन हैं जो जनरल डिजीज़ की हैं या और भी डिजीज़ की हैं, तो वो एक तरह से कम पैसे में, लो कॉस्ट में, हाई क्वालिटी में उपलब्ध हो, चाहे वो ई कॉमर्स के जरिए हो, यानी उसका ये ऑर्डर जो है एक तरह से जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, वो चीज़ों का ऑर्डर लेता है, ठीक उसी तरह से टाटा का 1mg है, या फिर कोई और जो फार्मा है जैसे एक तरह से अपोलो का भी वेबसाइट है। तो ऐसे करके, ये तो खैर प्राइवेट कंपनीज के हैं, तो ऐसे ही जो है कि
ई कॉमर्स के द्वारा, और साथ में जिला लेवल के अस्पताल पे या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ साथ जो है ब्लॉक लेवल के अस्पताल पर जो है वो दवाएं जो हैं बहुत आसानी से कम दामों में उपलब्ध हों और जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, ताकि जो हर व्यक्ति, जो आखिरी व्यक्ति है, उसकी भी एक तरह से जो पोषण का, एक तरह से उसके स्वास्थ्य की देखभाल बेहतर ढंग से की जा सके। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, MOJS। तो MOJS क्या है? जल शक्ति की मिनिस्ट्री है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बोलते हैं। तो इसके पार्टनर्स, अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने क्या किया है कि IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ जो है एक तरह से समझौता किया है। क्या करने के लिए? इस्टेब्लिश करने के लिए, एक तरह से इसका निर्माण करने के लिए। किसका? इंटरनेशनल सेंटर बनाएंगे ये एक्सीलेंस फॉर डैम्स के लिए, बूस्टिंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन डैम सेफ्टी। कहने का मतलब है कि डैम जो होते हैं, बांध हैं, उन बांधों में जो है एक तरह से मेक इन इंडिया के रूप से वो बांधों में जो भी उनकी सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, ISO नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से जो है बांध जो भी बने हैं, तो उनकी जो है एक तरह से उन बांधों को कैसे बेहतर बनाया जाए, उनमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे उसको बेहतर बनाया जाए, उसके लिए जो है, और इसको खासा जो है मेक इन इंडिया, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत जैसे चला है, तो जो भी प्रोडक्ट है वो मेक इन इंडिया रहे। ठीक है ना। तो ऐसी मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है ये डैम सेफ्टी के लिए। तो डैम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं, तो ISO के हिसाब से जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं डैम को लेकर के, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर किसी भी शॉप फ्लोर के लिए, या फिर किसी भी जो है कारखाना है जिस जहाँ पर जो है गाड़ी बनती है या फिर कोई और प्रोडक्ट बनता है, तो वहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं ISO नॉर्म्स के हिसाब से। ठीक है। तो 9001 जो है, जैसे हम लोग को ये ISO सर्टिफिकेट होता है, तो ये तो ISO 9001 ये क्वालिटी एश्योरेंस के लिए होता है ना, क्वालिटी के लिए। ठीक उसी तरह से जो है 14001 होता है। 14001 जो होता है ये इन्वायरमेंट को लेकर के होता है। ठीक है ना। और उसी तरह से जो है सेफ्टी को लेकर के भी होता है। ठीक है। तो ये जो है डैम्स के लिए, कहने का मतलब है जो बांध हैं उनकी सेफ्टी के लिए जो एक नया इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगा। ठीक है। तो ये एक संस्थान, ये इसका स्थापना की जाएगी, जिसको लेकर के जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने जो है भारतीय जो संस्थान है, विज्ञान संस्थान बंगलौर IISc, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, तो उसने ये दोनों जो है संस्थानों ने मिल करके जो है ऐसा एक नया इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डैम्स के लिए जो है एक तरह से अनुबंध किया है, समझौता किया है। टू इक्विप नेशनल इंस्टीट्यूशन विद एक्सपर्टाइज एट पर द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, मतलब विदेश में भी जो इंस्टीट्यूशन हैं जो डैम्स की देखभाल करते हैं, टू एम्पावर, एक तरह से क्या है, तो उसको रीच को पहुंचना, यानी ग्लोबल नॉर्म्स को जो है हमको फॉलो करना है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करनी है। क्या? मेक इन इंडिया, एक तरह से जो है आत्मनिर्भर भारत, या फिर जो भी वस्तु है वो भारत में ही जो बनी हुई होती है उसको मेक इन इंडिया कहते हैं। तो मेक इन इंडिया का को लेकर के प्रमोट करना है, एक तरह से वस्तुओं का जो सृजन है, वस्तुओं का जो ऐसी कोई इक्विपमेंट है, ऐसा कोई सेफ्टी का जो इक्विपमेंट है, या फिर डैम्स की देखभाल के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है किसी उपकरण की, तो उसके लिए भी जो है ये इंडिया में ही उसको जो है बनाया जाए, और उसके लिए जो है ये एक इंस्टीट्यूट जो है ये इस्टेब्लिश किया जा रहेगा। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, तो इन डैम सेफ्टी। ठीक है ना। तो ये जो है इसके लेकर के मेमोरेंडम जो है MOU साइन हुआ है, या एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ये फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डैम, ICED। ठीक है। अब उसके बाद जो है ICED जो है क्या करेगा, तो ये इट विल एक्ट एज ए टेक्नोलॉजिकल आर्म। टेक्नोलॉजिकल काम का मतलब है ये एक तरह से प्रौद्योगिकी विकास के लिए है। किसकी प्रौद्योगिकी विकास? उसमें जो एक तरह से इनोवेट करना, एक तरह से जो क्या क्या डैम्स को रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या डैम्स को बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कैसे उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर इलेक्ट्रिसिटी।
ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रो, कहने का मतलब पानी से जो मतलब ऊर्जा बनती है, ठीक है। तो उससे जो है ये किस तरीके से जो है आईसीईडी जो है ये इंस्टीट्यूट जो है ये फॉर्म किया जाएगा, और जो कि टेक्नोलॉजिकल आर्म प्रोवाइड करेगा। ये मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करेगा स्पेशलिस्ट टेक्निकल सपोर्ट, एक तरह से जो है ये तकनीकी रूप से सपोर्ट प्रोड्यूस करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, मॉडलिंग, रिसर्च करने का मतलब है जिसमें आर&डी भी शामिल होगा इसमें। तो ये एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आर&डी भी होगा, जहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज चलाए जाएंगे जो कि डैम्स की सेफ्टी के लिए, या फिर डैम्स को कैसे उनको जो है कैपेसिटी बढ़ाई जाए, डैम्स को जो है किस तरीके से जो है उनको और भी अच्छा जो है हाई लेवल पर जो है उसको ग्लोबल लेवल पर जो है उनको ले जाया जा सके, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस, मॉडलिंग क्या मतलब है, डिज़ाइन जैसे होती है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होता है, तो उनकी डिज़ाइन होती है एक तरह से। ग्रेविटी डैम है तो उसकी किस तरह से डिज़ाइन होना है या फिर उसको लेकर के, और रिसर्च यानी एक तरह से उसमें जो है क्या क्या नई उपलब्धियां लानी है, तो उसके लिए जो रिसर्च है ना, तो प्रयोग है एक तरह से या अनुसंधान है। और इनोवेशन का मतलब है नए आइडियाज़, ठीक है ना, एक तरह से नवाचार, ठीक है। एंड टेक्निकल सपोर्ट, और तकनीकी सहायता या सर्विसेज के लिए, ठीक है ना, सपोर्ट सर्विसेज के लिए इंडियन एंड ओवरसीज डैम ओनर्स। तो जितने भी इंडियन या ओवरसीज डैम्स ओनर्स हैं उनको जो है ये एक तरह से जहाँ ये इंस्टीट्यूट बनेगा और ये इंस्टीट्यूट में ये ऐसी पढ़ाई कराई जाएगी, ऐसी रिसर्च कराई जाएगी, उसके बाद जो भी ये डैम्स ओनर्स हैं या जो ये डैम बनाते हैं, तो ओवरसीज़ हो चाहे इंडियन कंपनीज हो, वो इनको हायर कर पाएगी, और इससे जो है डैम्स की सेफ्टी और उसके स्टैंडर्डाइजेशन में जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री इसके लिए प्रोवाइड करेगी ग्रांट। तो मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि 118.05 करोड़ रुपए का ये ग्रांट जो है रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स, तो ऐसी जो गुड्स हैं जो रिक्वायरमेंट है उनकी इस इंस्टीट्यूट के लिए, तो वो रिक्वायरमेंट उसको खरीदना, उसके बाद मशीनरी जो भी रिक्वायरमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेबोरेटरीज, तो उसमें टेस्टिंग के लिए जो भी है रिक्वायरमेंट्स है, एग्जिस्टिंग लेबोरेटरी जो है पहले से लेबोरेटरी बनी हुई है ऐसी, तो उसको जो है आधुनिकीकरण करना, ठीक है, उसको उसको और भी बेहतर बनाना, ठीक है। फिर उसके साथ साथ रिसर्च एक्टिविटीज़, यानी वहाँ पे जो है एक तरह से किस तरीके से जो है उसमें वहाँ पर अनुसंधान किया जाना, उसको नए रूप में जो है क्या क्या चीज़ें हैं रिसर्च के आधार पर जो है वो आगे लाई जा सकती हैं, तो उसमें पीएचडी प्रोग्राम भी है। और कंस्ट्रक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन, तो डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन है और साथ साथ में उसका मॉडर्नाइजेशन, यानी उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो डैम्स होते हैं उनके हिसाब से जो स्टैंडर्ड होता है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, तो उसके हिसाब से जो है उसका मॉडर्नाइजेशन भी करना है। ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि ये अवसंरचना विकास, ठीक है। अवसंरचना का विकास का मतलब, अवसंरचना का मतलब है कि एक तरह से वो उसको जो है किस तरीके से उसको बनाया जाए, उसकी जो है संरचना वो किस तरीके से की जाए, और सेटिंग अप एंड फंक्शनिंग ऑफ आईसीईडी, तो ये जो है आईसीईडी में ये सारी चीज़ें शामिल होंगी, ठीक है। और आईसीईडी होगा किसके लिए, आईसीईडी होगा जो कि डैम्स की सेफ्टी के लिए, डैम्स के एक तरह से डैम्स को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, डैम्स में जो है किस तरीके से उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उस सिक्योरिटी इन द सेंस कह सकते हैं सेफ्टी बढ़ाई जा सकती, कैसे बढ़ाई जाए, उनको बेहतर और कैसे किया जाए, जो करंट में डैम हैं उनको कैसे बेहतर किया जाए, और उनको जो है ओवरऑल, जैसे वहाँ पर जो है कुछ टेस्टिंग होनी होती है, तो टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज होती हैं, तो वो लेबोरेटरीज में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इक्विपमेंट्स जो होने चाहिए आधुनिक या ऐसे होने चाहिए जो ग्लोबल जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं अदर कंट्रीज़ में, जैसे बड़ी कंट्रीज़ में जो विकसित देश हैं उनमें, तो उसी प्रकार से जो है भारत में भी जो मेक इन इंडिया ऐसे प्रोडक्ट बनाना है जो कि मेक इन इंडिया हो, यानी कि हमें आत्म मतलब जो है कि भारत में ही निर्मित किए जा सकें, और उसके हिसाब से जो है उसको इस इंस्टीट्यूट को जो है एक तरह से इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसके लिए किसने हाथ मिलाया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, और साथ में जो है एक तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है ना, साइंस ने, है ना, तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है मंगलौर में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। तो मिलिट्री असिस्टेंस एग्रीमेंट हुआ है साइंड बिटवीन चाइना एंड कंट्री मालदीव। तो देखिए अभी हाल ही में चाइना के साथ में
मालदीव ने मिल करके एक एग्रीमेंट किया है, किसको लेकर के, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेकर के, मिलिट्री असिस्टेंस, यानी एक तरह से जो है सेना से संबंधित कुछ जो भी इक्विपमेंट्स मंगाने होंगे उसके लिए जो है ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में। इसको जानते हैं इस न्यूज़ को अच्छी तरह से। तो मालदीव चाइना डिफेंस एग्रीमेंट टू ऑब्टेन नॉन लीथल वेपन्स। नॉन लीथल वेपन्स का मतलब है घातक, तो बिना घातक, कहने का मतलब है जो ऐसे वेपन्स जो हैं जो कि एक तरह से घातक वेपन नहीं है, जो एक मतलब कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जैसे मान लीजिए कि एक तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट है, ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है। तो और जो नॉन लीथल वेपन्स हैं जो कि एक तरह से जो है घातक जो है नहीं है, तो ऐसे ऐसे जो वेपन्स हैं उनको जो है एक तरह से चाइना से मालदीव में क्या होगा, ये एक तरह से उनको वो चाइना जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, एक तरह से उनको जो है अवेलेबल करवाएगा मालदीव को, ठीक है। तो इसमें जो है कहा गया है कि मालदीव जो है ये विल गेट द फ्री नॉन लिथल मिलिट्री इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग। अब उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसके साथ साथ जो है चाइना मिलिट्री से ये ट्रेनिंग भी शामिल है इसमें, और अंडर द न्यूली इंक्ड एग्रीमेंट विद बीजिंग। तो बीजिंग के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। प्रेसिडेंट है वहाँ के मोहम्मद मोइज्जू, कहाँ के ये हैं, मालदीव के, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है कि दैट कि इट वुड फर्दर स्ट्रेंथन द, अब इन्होंने ये हवाला दिया है कि ये इंडियन ओशियन जो आयोरार्क जो है, आयोरार्क का जो कहने का मतलब है ये एक संगठन है आयोरार्क, और इसका जो है एक तरह से ये इंडियन ओशियन के आसपास जो आने वाले देश हैं उनका संगठन है। तो ये इस संगठन में जो देश शामिल हैं उनको भी ये मदद प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, उनको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अर्लियर ऑन मंडे, तो ये जो मालदीव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये ने अनाउंस किया कि मिलिट्री असिस्टेंस एग्रीमेंट इज साइंड बाई डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद गासान मोमून। तो मोहम्मद गासान मोमून के साथ में ये मेजर जनरल झांग, तो ये जो हैं ये चाइना के हैं, और ये इन दो जो डिफेंस के जो मिनिस्टर्स हैं इन दोनों ने जो है एक MOU पर साइन किया है, ठीक है, या एक एग्रीमेंट जो है उसको साइन किया है, तो है ना। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जो मालदीव जो है एक तरह से नॉन लेथल इक्विपमेंट्स जो हैं या फिर वेपन्स जो हैं, हथियार जो हैं वो एक तरह से चाइना से ले रहा है। इससे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर के या फिर कोई और असिस्टेंस को लेकर के ये चाइना से मदद लेता रहा है, परंतु ये पहली बार है जो इस तरह का जो है वेपन्स को लेकर के ये चाइना से इसने एग्रीमेंट किया है इसके मालदीव ने। तो साइन द डील with China for military cooperation of this level. Previously, China had been exclusive known for its assistance towards अर्बन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि एकदम शहरी विकास और दूसरी तरह से इकोनॉमिक आर्थिक विकास को लेकर के जो है ये मालदीव जो है असिस्टेंस या उससे मदद लेता रहा है चाइना, लेकिन ये जो पहली बार है जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए लेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा कि ये असम को लेकर के है। असम में क्या है एक्चुअली में, माजुली आइलैंड है, ये तो हम जानते हैं कि माजुली आइलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि नदी द्वीप बोला जाता है, मतलब एक रिवर के ऊपर है, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर जैसा कि हम लोग को पता है कि ये तिब्बत से मानसरोवर के पास से निकलती है, ठीक है ना। तो माजुली मास्क, एक माजुली मास्क कहने का मतलब है मुखौटा, ठीक है, और साथ में उस पर करने वाली एक प्रिंटिंग मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तकला, ठीक है ना, है ना। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं तो इन दोनों को जो है GI टैग स्टेटस, ठीक है। अब मास्क हैव बीन मेड ऑफ आसाम सेटर्स, सत्रास जो है एक बोला जाता है मोनास्ट्रीज को, तो वो 16th सेंचुरी में जो है ये बनाया जाता था। तो तब से जो है ये जो कला है ये इसको ये माजुली मास्क जो है
इसको ये बनाया जाता रहा है, ठीक है। एफर्ट्स आर ऑन टू गिव देम वाइडर एक्सपोजर एंड कॉमर्शियल बूस्ट। तो अब क्या है कि ये एक्सपोर्ट भी किया जाता होगा। तो यहाँ से जो ऐसी वस्तुएं हैं, एक तरह से जोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है, टैग। तो जीआई टैग जो है ये एक तरह से क्या है कि कुछ ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां एक किसी जगह में विद्यमान हों कि वहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट बने कि दूसरा प्रोडक्ट जो दूसरी जगह पे वो प्रोडक्ट बनने के आसार ही ना हो, मतलब कि वो प्रोडक्ट वहाँ की निशानी हो, और उसको जो है इस लेवल पे हो कि उसका जो है इंडिया के साथ साथ जो है एक्सपोर्ट भी हो, ठीक है ना। वो मतलब भारतीय के लिए तो बने ही बने और साथ में उसका एक्सपोर्ट भी हो अदर कंट्रीज में। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग इज कन्फर्ड अपॉन प्रोडक्ट्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन, दिस आई टोल्ड यू, सिग्निफाइंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज। मतलब उसके जैसा कोई ना तो कोई क्वालिटी होगी ना तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, यानी कि ना तो उसके किसी प्रकार की जो है संरचना को लेकर के या जिस, ठीक है ना, तो क्वालिटी को लेकर के एक तरह से जो है एक पर्टिकुलर जगह के लिए ही वो जाना जाता हो एक तरह से। तो एसेंशियली इट सर्व्स एज द ट्रेडमार्क। तो एक तरह से ट्रेडमार्क होता है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको मिल गया होता है, तो ये जीआई टैग उसको दिया गया है, ठीक है ना। तो माजुली जो है क्या है, ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है इन द वर्ल्ड, है ना, एंड द सीट ऑफ आसाम्स नियो वैष्णव। अब जबकि वैष्णव संत थे असम के शंकर देव, तो शंकर देव को के जो है माजुली जो है ये उनकी जगह जो थी जहाँ पर वो आश्रम था उनका, उसको माजुली में था। तो उसी को लेकर उनका ट्रेडिशन को लेकर के हैड बीन होम टू द आर्ट ऑफ मास्क मेकिंग सिंस, ये मास्क मेकिंग है तब से चल रहा है, ये 16वीं शताब्दी से। अब ये माजुली मास्क है क्या, ये हैंडमेड है, यानी हाथ से बनाया हुआ मास्क है, ट्रेडिशनली यूज टू डिपिक्ट करेक्टर्स भावनास। तो ये क्या है कि एक तरह से मुखौटा है, तो इसमें क्या क्या होता है, ये इसमें थिएटरिक परफॉर्मेंस जैसे कोई की जाती है, तो वो मुखौटा जो है एक तरह से उसको लगा करके जो है कोई जैसे नृत्य हो रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है, संगीत हो रहा है, तो उसको लेकर के जो है ये एक तरह से मुखौटा लगाया जाता है। और वो कैसा होता है, डिवोशनल मैसेज देने के लिए। डिवोशनल कहने का मतलब है किसी ईश्वरीय मुखौटा होगा जैसे। तो वैष्णववाद को जो है बढ़ावा देता है, जो नव वैष्णववाद को, जो की बात करिए शंकर देव जी जो थे 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुए थे। तो श्रीमंत शंकर देव है ना, रिफॉर्मर संत। मास्क जो है किस गॉड्स को डिपिक्ट करता है, जैसे मान लीजिए देवी देवताओं को लेकर के, उसके साथ साथ जो है राक्षस हो गए, एनिमल हो गए हैं, या रावण हो गया, गरुण, नरसिंह अवतार हुआ है, या हनुमान हो गए, या वराह अवतार हुए हैं, ठीक है, सूर्पनखा हैं। तो ऑल दीज फीचर्स जो है ये मास्क जो है इन सभी के, ये मुखौटा जो है इन सभी का एक तरह से बनाया जाता है उस जगह में माजुली में, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस के लिए जो है एक तरह से पर्टिकुलर जोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं उसकी उसी क्षेत्र में ही केवल बनाया जाता है और उसके अलावा कहीं नहीं, ठीक है। तो उसको है जीआई टैग मिला है। उसके साथ साथ जो है अब उस पर जो है एक तरह से कलमकारी की जाती होगी, है ना, जिसको कहते हैं एक तरह से कि डिज़ाइनिंग कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से, हस्त जो है हस्तशिल्प बोलते हैं, तो हाथ से जो है कला बनाई जाना, या फिर हाथ से जो है किसी भाषा को लिखना, ठीक है। या मैन्युस्क्रिप्ट हस्तशिल्प पेंटिंग होती है। तो ये माजुली पेंटिंग जो है ये उसी मुखौटे पर कही जाती है। विच आल्सो रिसीव द इसको भी जीआई टैग मिला है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ पेंटिंग आल्सो ऑरिजिनेटिंग इन, ये भी जो है पेंटिंग 16वीं शताब्दी से चली आ रही है, और ये सांची पट पर ये की जाती है। एक सांची पट होता है, एक जिसका मुखौटा बना होता है, या कहते जिस चीज़ का जो है वो मुखौटा बना होता है, उसके ऊपर जो ये मैन्युस्क्रिप्ट जो ये लिखी जाती है, एक तरह से चित्रकारी की जाती है, या फिर जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो ये जो है ये जो है एक तरह हस्तशिल्प है, और हस्तशिल्प को जो है इसको, ये क्या होता है, मेड अप ऑफ बार्क ऑफ सांची। सांची एक तरह का जो पेड़ होता है, और आगार पेड़ उसको बोलते हैं, उस पेड़ की जो छाल है उससे वो
उससे जो है वो उसकी बार्क से जो है एक तरह से ये मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी जाती है तो उसके बार्क से जो है ये होममेड इंक बनती है और वो इंक जो है उसी मुखौटे में लगाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है अब इसको लेकर के जो है अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स उसको देखे गए हैं मैन्युस्क्रिप्ट के कहाँ पे, अध्याय दशम ऑफ द भगवत पुराण, भगवत पुराण के 10वें अध्याय में। ठीक है, अध्याय दशम में 10वें अध्याय में ये जो है इसको ये एक तरह से मिलता है, इसका जिक्र मिलता है। तो ये कहाँ, इसके श्रीमद् शंकर देव का जो है वहाँ पर भगवत पुराण में जिक्र किया गया है। आर्ट वाज पेट्रोनाइज्ड बाय द अहोम, अहोम जो है राजा होते थे जो कि असम में थे, तो वो जो है एक तरह से कंटिन्यूस प्रैक्टिस एवरी 17, तो वो जो है इस तरह से माजुली में जो है ये प्रैक्टिस करते थे और इसको जो है मुखौटा जो है ये लगाया जाता था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया और इंडोनेशिया ने जो है अभी एग्रीमेंट किया है क्या कि अब जो है जैसे यूएस डॉलर है तो इंटरनेशनल मार्केट में जो है यूएस डॉलर से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, लेकिन इंडिया और इंडोनेशिया जो है ये 2 कंट्री हैं जो एक तरह से साउथ ईस्ट एशिया की है कंट्री इंडोनेशिया है ना, और दूसरी जो है इंडिया अपने देश है ना। इन दोनों ने जो है ट्रेड को लेकर के, किसके ट्रेड को लेकर के कि जैसे व्यापार में करेंसी कौन सी यूज होगी, लोकल करेंसी, भारत की करेंसी रुपया और वहाँ की करेंसी रुपया है। ठीक है, तो रुपीज़ जो करेंसी है ये इंडिया के साथ साथ कहाँ कहाँ पर है, तो टोटल 6 कंट्रीज़ हैं, तो 6 कंट्रीज़ में जो है ये रुपया चलता है, बट ये रुपया जो है ये उन 6 में इंक्लूड नहीं है, याद रखिएगा। तो जैसे कराची सेल्स हो गया, ठीक है, और मालदीव हो गया, ठीक है, और साथ में जो है नेपाल हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया और श्रीलंका हो गया, तो इन सभी देशों में जो है ये रुपया चलता है। ठीक है, और भूटान की तो न्यू गुलतरम है और वहाँ की जो म्यांमार है वहाँ की क्यात है, तो वहाँ की तो मुद्रा अलग है, बांग्लादेश की भी टका है। ठीक है, तो टोटल 6 कंट्रीज़ हैं जिनकी रुपया है, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसको आपको मिल जाएगा। और मैंने इस सीट को भी जो है नोट्स में आपको वेबसाइट पर दे रखा है और ऐप पर भी दे रखा है, तो इसमें जो है ये एक तरह से आपको जो है उसमें पूरा मैंने एक इस तरीके से दिया है कि जो पर्टिकुलर करेंसी है, जैसे रूबल है तो रूबल रसिया के साथ साथ किस देश की करेंसी है वो एक साथ मैंने दिया है। उसके बाद दिनार किस कंट्री की है, किस कंट्री की है वो भी एक साथ दिया है। ठीक है, रियाल जो है किसकी है, जैसे सऊदी अरब की है तो वो सऊदी अरब के अलावा किस किस की है एक साथ जो है दिया है। उसके बाद जैसे लीरा है इटली और तुर्की की, तो लीरा और किन किन देशों की, तो वो एक साथ मैंने आपको एक लिस्ट दी है करेंसी प्लस कंट्री की जो कैपिटल है, तो करेंसी जो है एक साथ मैंने लिखी है, मतलब अगर पर्टिकुलर करेंसी जो है अगर 10 देशों की है वो 10 देश एक साथ आए हैं। ठीक है, सो दैट यू कैन रिमेम्बर इजीली। ठीक है, सो वो जो है आपको ऐप में ही मिल जाएगा और साथ में वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है और बैंक ऑफ इंडोनेशिया या फिर इंडोनेशिया बैंक BI उसको बोलते हैं, बैंक इंडोनेशिया, ऑन 7 मार्च को इन्होंने एक साइन किया मेमोरेंडम MOU पर। वो क्या है कि इस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क टू प्रमोट यूज़ ऑफ लोकल करेंसीज, तो जो भी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट्स होगा या इकोनॉमिक जो भी एक तरह से आयात निर्यात होगा वस्तुओं का, ठीक है, या सेवाओं का आयात निर्यात, तो द MOU वाज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ RBI गवर्नर ने साइन किए शक्तिकांत दास जी ने, और साथ में इंडोनेशिया बैंक के जो गवर्नर हैं पेरी वर्जियो, तो पेरी वर्जियो ने भी साइन किए। ठीक है, तो MOU करंट, अब जैसे MOU क्या, जैसे हम लोग जानते हैं आयात निर्यात, तो एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है आयात और निर्यात 2 देशों के बीच में होता रहता है, तो ये खुली अर्थव्यवस्था है। अगर किसी देशों के बीच में कि जब कोई देश जो है ना तो निर्यात करता है ना तो आयात करता है, क्या होता है कि इसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, जब आयात निर्यात बंद होता है। ठीक उसी तरह से जो है
क्या होता है कि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसमें जो है एक तरह से भुगतान संतुलन आता है, यानी कहने का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये जो है आपका होना ही चाहिए एक तरह से बैलेंस में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसमें दो खाते होते हैं, दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा आता है एफआईआई इक्विटी निवेश, जिसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसके साथ साथ जो है ये क्या इक्विटी निवेश होता है, एफडीआई होता है, और ये किस चीज़ों में होता है, एक तो वस्तु में और दूसरा कहने का मतलब है ये जो हो गई एक तरह से चीज़ें होती हैं उसमें, प्रोडक्ट्स में, ठीक है, और दूसरा जो है कैश में, सर्विसेज में, सेवा में। तो सेवा का और वस्तु का आयात निर्यात का जो ये एक तरह से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो दो तरह के खातों में होता है। एक खाता होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों जो है बनाए जाते हैं और इन दोनों के बीच में ऐसा सामंजस्य होता है आयात निर्यात में कि ये कभी भी जो है एक तरफ नहीं होना चाहिए, ये हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर बात आएगी, यहाँ पे ट्रेड अगर लगा दिया जाए तो ट्रेड में केवल वस्तुओं की बात आएगी, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। लेकिन अगर पेमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर वस्तुओं के साथ साथ सेवा भी आ जाएगा। तो वही चीज़ है कि एमओयू कवर्स ऑल करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, मैंने जैसा बताया चालू खाता, परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, इसका मतलब पूंजीगत खाता, ठीक है, और एनी अदर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो जितने भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं, यानी आर्थिक एवं वित्तीय जो भी लेन देन है, वो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में होगा, किसमें, रुपया में, यानी लोकल करेंसी, लोकल जो करेंसी है इन दोनों देश की। आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो है इनेबल एक्सपोर्टर्स जो हैं और इम्पोर्टर्स को जो इनवॉइस दिया जाएगा वो भी, यानी कहने का जो बिल दिया जाएगा वो भी जो है और उसको जो है डोमेस्टिक करेंसी में ही वो दिया जाएगा, एंड पे इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेस्टिक करेंसी। तो बिल का जो पेमेंट होगा वो डोमेस्टिक करेंसी में किया जाएगा। और इसको लेकर के जो है डेवलपमेंट, इससे क्या होगा कि आईएनआर जो है इंडिया का जो रुपीज़ है उसकी भी डेवलपमेंट होगा, उसका भी जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है एक तरह से जो है वैल्यू बढ़ेगी। और उसके साथ साथ जो आईडीआर है यानी इंडोनेशिया का जो रुपया है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। यूज़ ऑफ लोकल करेंसी इन बाइलेटरल ट्रांजेक्शन। अब ये बाइलेटरल मतलब दो देशों के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होगा, जो लेन देन होगा, उसकी जो एक तरह से जो भी उसका भुगतान होगा, तो वो ट्रांजेक्शन्स जो है विल एवेंचुअली कंट्रीब्यूट क्या करेगा, प्रमोट करेगा क्या, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। तो दोनों देशों के व्यापार के बीच में जो है वो एक तरह से उसको बढ़ावा देगा, उसको एक तरह से कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है इंडोनेशिया के बारे में बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया जो है दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है एशियन कंट्रीज का। तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो जो है टोटल कितनी है, 10 है। तो लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं बन सकता क्योंकि इंडिया का जो भौगोलिक एक तरह से जो जहाँ पर ये इंडिया बसा हुआ है वो साउथ ईस्ट नहीं है एशिया का, इसीलिए जो है ये इंडिया एशियन का मेंबर नहीं बन सकता। एशियान जो है एक तरह से 10 देशों का संगठन है और 10 ये जो है माना हुआ संगठन है। और इसकी जो एक तरह से आसियान का जो हेडक्वार्टर है, HQ है, वो जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ है, जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशियान का, एशियान में इंडिया का, ठीक है ना। एशियन कंट्रीज़ को लेकर के जितने भी एशियन कंट्रीज हैं उनमें, तो इंडोनेशिया जो है 33वां पोजीशन है इंडोनेशिया की एफडीआई में, इक्विटी और साथ में इक्विटी इनफ्लो में, यानी एफडीआई के साथ साथ इन एफडीआई इक्विटी निवेश कहने का मतलब एक ही है कि वो एफआईआई, ठीक है। 648.39 मिलियन US डॉलर था जो कि 2000 में था। अब जो है ये अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक ये जो है 748.39 मिलियन US डॉलर बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट उस पर आते हैं, इजिप्ट ने जो है अपनी करेंसी को जो है डी वैल्यूएट किया है। तो शायद मेरे हिसाब से ये न्यूज़ अगर हो भी चुकी होगी तो मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ कि देखो कभी कोई देश जो है अपनी करेंसी को डिवैल्यूएशन कब करता है, मतलब कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है एक तरह से उसका दाम जो है कम करता है। क्यों करता है, तब करता है जब उसको जो उसकी जो एक तरह हार्ड करेंसी होती है, कहने का मतलब जो
मुद्रा जो चल रही होती है, चलन में होती है, इसको कहते हैं कि एक तरह से कि जो रुपया या फिर इंडिया का है, तो जैसे उसी प्रकार से जो करेंसी है, तो वो करेंसी जो है हार्ड रूप में जो है एक तरह से के रूप में अवेलेबिलिटी जो होती है उसकी कम हो जाती है। और इससे क्या होता है कि डिमांड जनरेट करी जाती है। तो उसको डिमांड जनरेट करने से जब कोई भी कंट्री अपनी जैसे करेंसी का डिवैल्यूएशन करेगा, तो निश्चित बात है कि उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो डॉलर के मुकाबले जो है उसकी वैल्यू जो है करेंसी की, उस देश की करेंसी की कम हो गई है। ठीक है, तो इजिप्ट ने जो है वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया है। ठीक है ना, उसको किया है। अब इसके ये कब किया जाता है? जब एक तरह से इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, और ऐसे केस में मैंने आपको बताया था, जब इकोनॉमिक्स की क्लास ली थी, तो उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है इन्फ्लेशन केस में, क्या होता है कि एक तरह से जब मान लीजिए बैंक जो है रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या CRR या SLR को बढ़ाता है, ठीक है, रिजर्व रेशियो या फिर स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो ये जो इंडिया में है, अदर कंट्रीज में इनका नाम भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब ये बढ़ाता है कोई बैंक, तो कहता है कि ये क्या करता है, डिमांड जो है उसको एक तरह से रिड्यूस करने के लिए होता है। ठीक है ना, तो डिमांड जो है कैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत वो आता है। तो यहाँ पर जो क्या करता है कि डिवैल्यूएशन करता है ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपने जो है एक तरह से मुद्रा को पाने के लिए। ठीक है, तो इस न्यूज़ को हम आगे देखते हैं। तो इजिप्ट ने डिवैल्यूएशन कर दिया अपनी करेंसी का चौथी बार 2022 से लेकर के अब तक 4 बार किया है। तो मैसिव इंटरेस्ट रेट हाइक बाय द सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल रेट बैंक के द्वारा जो है इंटरेस्ट रेट भी हाइक कर दिए गए, ताकि कहने का मतलब है, ताकि जब इंटरेस्ट रेट हाइक करे जाते हैं तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो है लोन ले पाए, या फिर उसके द्वारा जो एक तरह से एसेट है, तो कहने का मतलब जो बैंक का एसेट होता है कि लोन, तो उस पर जो है जब वो ज़्यादा ब्याज दर लगाता है, तो व्यक्ति क्या होगा, जो आम जनता होगी या कंज्यूमर होगा, वो लोन नहीं लेगा, वो कहेगा कि हम इतना ज़्यादा ब्याज पे लोन क्यों लें। ठीक है, तो इसीलिए उसमें क्या होता है, वो इन्फ्लेशन को एक तरह से कंट्रोल करता है, डिमांड को एक तरह से रिड्यूस करता है इंडियन एक तरह से लोकल मार्केट में। लेकिन इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या है, उसको क्या करता है, वो एक्सपोर्ट को बढ़ाता है। तो क्या है, जो मुद्रा जो है, जो जैसे नोट छापे जाते हैं, तो छपी हुई मुद्रा जो है एक तरह से उसको जो कैश है, जिसको कहते हैं कैश, तो कैश जो है वो ख़त्म हो जाए किसी कंट्री का, उतना ना रहे जितना कि उसको चाहिए है, तो ऐसे केस में जो है वो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी की करता है कंट्री। ठीक है, तो पाउंड जो है वहाँ की मुद्रा है, तो वो 26.5% जो है लो पर चली गई है, जो कि 42 हो गई है, $1 में 42 पाउंड इसका है। ये मॉर्निंग का टाइम था। ठीक है, उसके बाद में जो काहिरा जो है वहाँ की राजधानी है ना। ठीक है, और हैविंग ट्रेडेड अबाउट 30.9 जो है, जो पास्ट ईयर पिछले साल थी, लेकिन इस साल जो है 42 हो गया। तो कितना ज़्यादा ये फ़र्क हो गया, डिवैल्यूएशन हुई क्या, यानी $1 में अगर मान लीजिए भारत का हो, तो $1 में अगर 70 रुपये था एक ज़माने में, अब क्या है, $1 जो है वो 80 रुपये से ऊपर ही जा रहा है, 82 जा रहा है, कहीं 85 जा रहा है, कहीं 80 जा रहा है, यानी रुपए की वैल्यू तो घटी है। जब रुपए की वैल्यू घटी है, तो फिर विदेश से जो सामान है, जो हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे हमको जो पैसा मिलेगा, तो विदेश से जो भी जो कंट्रीज़ है बाहर की, वो चाहेंगे कि हमारा जो है सामान खरीदें, क्योंकि उनको जो है अपना जो है करेंसी जो है कम देनी पड़ेगी। अगर डॉलर में व्यापार होगा तो डॉलर कम देना पड़ेगा, नहीं तो रुपए में होगा तो रुपया भी कम देना पड़ेगा, क्योंकि रुपए की वैल्यू डिवेल्यूएट हो गई है। तो एक तरह से एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए भी ये किया जाता है। तो उसके बाद मूव रेजेस द की रेट दैट 600 बेसिस पॉइंट टू, अब ये 27.25% जो है स्टेटमेंट में कहा गया है, सेंट्रल बैंक वहाँ की है, उसने कहा है कि इस तरीके से जो है ये एक्सचेंज रेट भी एक तरह से घटा है। ठीक है ना, तो यूनिफाइंग द नेशंस एक्सचेंज रेट इज क्रूशियल, तो उसको क्रूशियल बताया। अब इसको जो है अथॉरिटीज़ जो है क्या कर रही है कि कैसे इससे निपटा जाए उसके लिए, तो शॉर्टेज ऑफ हार्ड करेंसी की शॉर्टेज जो है उसको हो गई, जैसे मैंने बताया था, टू गेट अ न्यू $multi-billion लोन। अब ये देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, भुगतान संतुलन जब गड़बड़ाता है तभी जा करके, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाता है उसी केस में केवल
IMF लोन देता है, और दूसरी चीज़ें तभी देगी जब बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाएगा, अंतर नहीं देती है, ठीक है। तो ये जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसने जो है IMF ने ये इनकरेज किया है इजिप्ट को टाइटेड मॉनेटरी पॉलिसी टू काउंटर इन्फ्लेशन। तो ये एक तरह से मुद्रास्फीति को कम करने के लिए 30%, कम से कम 30% कम करे, और उसके लिए एडॉप्ट द मोर फ्लेक्सिबल ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। तो उसके लिए जो है वो IMF ने भी कह दिया है कि हम आपको उसके लिए मदद देने के लिए तैयार है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर, ठीक है। और ये किसका बिजनेस सेंटर है? इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर ये LIC का है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और जो कि कहाँ पे किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। तो ये फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं, यानी जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो है ये वर्चुअल मोड से किया, यानी कहने का मतलब है एक तरह से कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है उस तरीके से उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। और ये LIC का नया इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर है जो गिफ्ट सिटी में बना है, ठीक है। तो गिफ्ट सिटी जो है ये गुजरात में है, ठीक है। अब ये जो है इंश्योरेंस, इससे क्या होगा कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो है अब ये इंटरनेशनल सेंटर बना है, तो ये जो है इंश्योरेंस की पहुंच जो है LIC की जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी बढ़ेगी। तो एक तरह से प्रेजेंस लोकेट जो है गिफ्ट सिटी में बना है, अलाइंड विद LIC कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास इंश्योरेंस फैसिलिटी। जो है वो वर्ल्ड क्लास जो इंश्योरेंस होता है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से जो है, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जो है वो जो हमारा LIC है वो प्रोवाइड करेगा। तो इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ग्लोबल स्केल पर, ठीक है। तो ये LIC के जो चेयरमैन हैं सिद्धार्थ मोहंती, इन्होंने जो है जो भी लाभांश हुआ था, तो जो इंटरिम डिविडेंड चेक है उनको दिया है, जो भी लाभांश हुआ था उस लाभांश का चेक जो है तो दिया इनको सीतारमण जी को 2,441.44 करोड़ रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। केरला में जो है पहली गवर्नमेंट जो ओन्ड OTT बना है। OTT जैसे नेटफ्लिक्स है या अमेजन है या फिर हॉटस्टार है, तो ठीक उसी तरह से ये OTT है। तो OTT प्लेटफॉर्म जो है ये पिनराई विजयन जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक कैराली थिएटर में ये इसको जो है इनॉग्रेट किया है, ठीक है, जिसको सी स्पेस के नाम से जाना जाएगा। और ये सी स्पेस है ये जो है केरला गवर्नमेंट का, यानी पूरे भारत में पहली स्टेट गवर्नमेंट का OTT है, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिससे कि ये जो कि न्यूज़ के लिए भी रहता है, एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा रहता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है इसमें इंडियाज़ इनॉग्रल जो है गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म है। तो ये जो है भारत का सब पहला जो है गवर्नमेंट का OTT प्लेटफॉर्म है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसका क्या जो उद्देश्य है, तो ये डिलीवर द यूनिक ब्रांड इंफॉर्मेशन देगा, एंटरटेनमेंट को भी करेगा, ठीक है ना, टेलर्ड फॉर द मासेस के लिए, मतलब ऐसे कंटेंट बनाएगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनता को एक तरह से उसको उनको मनोरंजन प्रोवाइड कर सके और साथ में न्यूज़ प्रोवाइड कर सके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और सी स्पेस जो है ये KSFDC जो है उसके द्वारा ये मैनेज किया जाएगा, मतलब उसके द्वारा ये सी स्पेस जो है ये ऑपरेट होगा। और स्टेट ओन कंपनी है ये, यानी राज्य सरकार की कंपनी है जो प्रमोशन करेगी किसकी? मलयालम सिनेमा जो है आगे लाएगा, और उसकी जो इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको भी आगे लाएगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स जो है वहाँ के था, गवर्नमेंट ऑफ केरला का, उसने ये अनाउंस किया, ठीक है। तो आज हमने ये जो है सेकंड पार्ट था 7 मार्च का, ठीक है। 7 मार्च का जो है ये हमने करंट अफेयर्स जो है पूरा किया, और इसके बाद जो है 8 मार्च और 9-10 मार्च का इकट्ठा मैं दूंगा, ठीक है। अब आपसे एक निवेदन है, कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। पहली चीज़ है तो मैं तो आपसे कहूँगा कि GS तैयारी, ये हमारा जो है अभी इसका नाम बदलना है। तैयारी एक्चुअल में स्पेलिंग जो है थोड़ा सा कभी कभी जो है लोग डालते थे उसमें गूगल प्ले स्टोर में एड्रेस, तो ये GS तैयारी की स्पेलिंग को लेके बहुत दिक्कत थी, तो इसको जो है अभी मैंने जो है M सिंह सर कर दिया है, यानी अपने ही नाम से कर दिया है, ठीक है ना। तो M सिंह सर के नाम से ये ऐप अब हो जाएगा, लेकिन अभी GS तैयारी के नाम से है, वो ऐप जरूर आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। कोर्सेज है, अगर आप लेना चाहें लीजिए, नहीं लेना चाहें ना लीजिए।
परंतु उसमें जो है बहुत सा मटेरियल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, उसके साथ साथ जो है मैंने डाला है, उसमें डिफरेंट बुक्स डाली हैं, उन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है दो चीज़ें और है, एक तो msingsir.com, ठीक है, msingsir.com जो है, इसको जो है आप इसके माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। फ्लिप बुक्स भी है इसमें। और जो है इसके बाद जो है जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो एम सिंह टेस्ट सीरीज़ अगर आप डालेंगे .com डालेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज़ सारी मिल जाएंगी, उसमें सारे एग्ज़ाम्स की मिल जाएंगी। तो जो भी आप लेना चाहें उसको ले सकते हैं, और साथ में कम रेट में है। और दूसरी चीज़ ये है कि नहीं भी लेते तो भी आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और डेली करंट अफेयर जो है वहाँ पर अपडेट होता है। मैं तो करता ही हूँ अपने साथ, जो ये वेबसाइट है एम सिंह सर वाली, उसमें भी और इस वाले में भी अपडेट आपको मिलेगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की। तो वहाँ पे जो है क्या है कि मॉक टेस्ट अवेलेबल है डिफरेंट एग्जामिनेशंस के, जैसे यूपीपीसीएस का है तो यूपीपीसीएस का भी अवेलेबल है, आरओ का भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ जो है पुलिस का है तो पुलिस का भी अवेलेबल है, या जो भी वैकेंसी आ रही है उसका अवेलेबल वहाँ पे टेस्ट है। तो टेस्ट को आप जो है दे भी सकते हैं। ज़्यादा प्राइस नहीं है, 500 के नीचे ही प्राइस है सभी टेस्ट का। और अगर आप नहीं भी जो है करना चाहते हैं लेकिन तो भी आपको जो है 20 क्वेश्चंस के जो है ऐसे बहुत से जो है टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को यही विराम देते हैं। आपका धैर्य बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट 8 मार्च की जो करंट अफेयर्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।